प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान क्लासेज और ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी निजामपुर मोड़ राजोता खेतड़ी तहसील के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ख्यालीराम गुज्जर इतिहास प्रवक्ता आप सभी को मेरा नमस्कार और इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलो आज चर्चा करते हैं मौर्य काल के बारे में, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 323 BC से लेकर 183 बिफोर क्राइस्ट तक चलता है। इसका जो प्रथम शासक होता है या कहीं संस्थापक होता है, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री होता है उसका नाम मिलता है चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका नाम मिलता है विष्णुगुप्त। पुराणों में चाणक्य को द्विज भृष कहा जाता है। पुराणों में क्या कहते हैं चाणक्य को? पुराणों में नाम मिलता है इसका द्विजभृष या कहें श्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण। इसने 2 उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? एक तो भारत का मुक्तिदाता, भारत का मुक्तिदाता या कहें भारत को मुक्ति दिलाने वाला। मुक्तिदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को यूनानियों से मुक्ति दिलाई। यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण, मुक्त कराने के कारण और सेकंड उपाधि इसे कहा जाता है भारत का ऐतिहासिक सम्राट। भारत का ऐतिहासिक सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का ऐतिहासिक सम्राट या राजा क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है एक। क्योंकि इसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता में बांधने का प्रयास किया था। राजनीतिक एकता में बांधने का प्रयास किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नामों से जाना जाता है। 3 नामों से जाना जाता है। एंड्रोकोर्स, सेकंड नाम है इसका स्ट्रेंडोकोर्स और तीसरा जो नाम है वो चंद्रगुप्त है ही इसका। एंड्रोकोर्स किसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को? यूनानी कोई इतिहासकार था जिसका नाम मिलता है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स कहा। स्ट्रेबो किसने कहा है? स्ट्रेबो एरियन
और एक नाम मिलता है जसीटन। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को स्टेंडोकोट्स कहा है। यह वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त किस अभिलेखों में कहा गया है, किन ग्रंथों में कहा गया है। तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया, जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया। ये तो इसका बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। इन्होंने क्या किया, कितने युद्ध किए, किन किन राजाओं को परास्त किया, इसकी स्थापत्य जो शैली है, जो कला है, उसके बारे में देखें। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके सिर्फ 2 पॉइंट आते हैं। प्रथम जो पॉइंट होता है वो तो आता है इसका युद्ध नीति, और द्वितीय बिंदु है धर्म नीति। तो चर्चा करते हैं युद्ध नीति के बारे में। इसके पास एक विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल सेना थी। सेना होगी तभी तो युद्ध लड़ेगा। सेना की जो संख्या है वो लगभग 6 लाख थी, लगभग 6 लाख थी। ऐसा किसने कहा है? कोष्टक में प्लूटार्क ने कहा। इसकी सेना के 6 अंग थे या 6 भागों में विभाजित थी। सेना के 6 अंग थे। कौन कौन से अंग थे? पैदल सेना, रथ सेना, घुड़सवार, नौसेना। एक विभाग होता था जो युद्ध के समय सैनिक तथा रसद सामग्री उपलब्ध करवाने वाला विभाग। जो एक अंग था लास्ट, वो थी हस्ती सेना। पैदल सेना थी, रथ सेना, घुड़सवार, नौसेना, युद्ध के समय सैनिक तथा रसद सामग्री उपलब्ध करवाने वाला विभाग। और जो छठा जो भाग था वो हस्ती सेना, हाथी वाली सेना। इसने अपनी विशाल सेना लेकर उत्तरी भारत को रौंद डाला था। विशाल सेना लेकर समस्त उत्तरी भारत को रौंद डाला था। ऐसा किसने कहा है? यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने कहा। इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की। बंगाल पर विजय प्राप्त की, जिसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। इसने दक्कन भारत पर विजय प्राप्त की। दक्कन भारत पर विजय प्राप्त की। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश का वह एकमात्र शासक जिसने दक्कन भारत पर विजय प्राप्त की, तो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? 2 तमिल ग्रंथों से मिलती है। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और पुरनानुरु।
सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया उस समय भारत का राजा था नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद। वह धनानंद पे आक्रमण तो नहीं किया क्योंकि उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। जब वह वापस चला जाता है तो उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम मिलता है सिकंदर महान। इसका सेनापति है एक जिसका नाम मिलता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। वैसे तो इस सिकंदर महान के दो सेनापति थे। यह तो स्थल सेनापति था। एक सेनापति का नाम और मिलता है नियाक्स। यह जल सेनापति था इसका। जो इसका स्थल सेनापति होता है सिकंदर महान का सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व। और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है या भारत के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के जो मध्य युद्ध होता है उसके बारे में। इस युद्ध को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जीत लेता है। फिर चाणक्य क्या करता है, उन दोनों के मध्य एक संधि करवा देता है। उस संधि की क्या क्या शर्तें थी वो हम पढ़ेंगे अभी। चंद्रगुप्त मौर्य और किसके मध्य होता है, सेल्यूकस निकेटर के मध्य। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर महान का सेनापति था। कब होता है यह युद्ध, 305 ईसा पूर्व में होता है। किसकी विजय होती है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य की। ये जो युद्ध होता है यूनानी युद्ध, इस यूनानी युद्ध का वर्णन किसने किया है, इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार का नाम मिलता है एपियान्स, जिन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया है। युद्ध जीतने के बाद चाणक्य एक संधि करवा देता है दोनों के मध्य। इसकी प्रथम शर्त क्या थी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम मिलता है कार्नेलिया, या इसको हेलेना भी बोलते हैं, इस कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। सेकंड शर्त क्या थी, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में 4 प्रांत देता है। कौन कौन से प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात व मकरान के क्षेत्र दहेज के रूप में दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी अपने ससुर को उपहार स्वरूप दिया, उपहार स्वरूप भेंट किया।
ये तो है चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध नीति। अब चर्चा करते हैं इसकी धर्म नीति के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक दार्शनिक का उल्लेख मिलता है जिसका नाम मेगस्थनीज मिलता है। ये मेगस्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। यह मौर्य दरबार में आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। मौर्य दरबार में आ जाता है और मौर्य दरबार की या भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक नीतियों पर एक ग्रंथ लिखता है। एक ग्रंथ लिखता है या उसकी रचना करता है जिसका नाम क्या है? इंडिका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि इंडिका की रचना किसने की? मेगस्थनीज ने की। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो 305 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध के समय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भारत आ जाता है। इसने कुछ बातें कही हैं, कुछ फैक्ट कहे हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, उसकी चर्चा करते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय वर्णों को 7 भागों में विभाजित किया। 7 भागों में विभाजित किया, या उसने कहा कि भारत में 7 प्रकार की जनजातियां हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वर्ग, जनसंख्या वाला वर्ग या वर्ण, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस वर्ग की थी? तो याद रखना, किसान वर्ग की थी। सबसे महत्वपूर्ण वर्ण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण वर्ण, तो याद रखना सैनिक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण वर्ण था। कौन कौन से 7 भाग बताए उसने भारतीय जनजातियों के? दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और एक सभापत बताया इसने। तो क्वेश्चन ये आता है, मेगस्थनीज ने शिल्पियों को कौन सी जनजाति माना है? चतुर्थ जनजाति माना है, जो चौथे स्थान पर आती थी। मेगस्थनीज ने बताया कि भारत में अकाल नहीं गिरते। इसने बताया कि भारत में अकाल नहीं गिरते। अकाल को दुर्भिक्ष के नाम से भी जाना जाता है, दुर्भिक्ष। इन्होंने बताया भारत में दास प्रथा भी नहीं है, दास प्रथा नहीं है। इन्होंने बताया कि भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं है, किसी लिपि का ज्ञान नहीं है।
भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं है, इन्होंने बताया कि भारत की रुई अन्य देशों की रुई से ज्यादा सफेद है। इन्होंने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। इसके प्रथम दो फैक्ट हैं। अकाल नहीं गिरते, ये गलत है, और उस समय भारत में दास प्रथा भी थी, ये भी गलत है इसका। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम 12 वर्षों मगध में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसका वर्णन मिलता है हमें महास्थान अभिलेख और सोहागरा अभिलेख में। अकाल के समय राजा क्या करते थे? प्रजा की सहायता करते थे, उन्हें अनाज देते थे, अपने अन्नागारों से, कोष्ठागारों से अनाज उपलब्ध करवाते थे, रसद सामग्री की सहायता करते थे, अनाज उपलब्ध करवाते थे और रसद सहायता देते थे, पैसा वैसा जो भी है। और इन्होंने जो बताया कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं है, जो गलत है। चाणक्य ने बताया, इन्होंने अपनी एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र। चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावली। इस अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख। त्रिपिटक, इस त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। इसके दोनों कथन गलत हैं, अकाल वाला और दास प्रथा, जो दोनों प्रचलित थे। अब चर्चा करते हैं इसके धर्म नीति के बारे में, धार्मिक नीति के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की धार्मिक नीति। इसका गुरु कौन था? धार्मिक गुरु उपगुप्त, जो जैन संप्रदाय का था, या कहें जैन अनुयायी था। इस उपगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया, जैन धर्म में दीक्षित किया। यहां से केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी धार्मिक नीति के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को। उसका धार्मिक गुरु कौन था? उपगुप्त था। इन्होंने क्या किया? जैन धर्म को उत्तरी भारत से कहां लेकर गया? दक्षिणी भारत में। यह इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म को दक्षिणी भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। उत्तरी भारत से जैन धर्म को दक्षिणी भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। या फिर दक्षिण भारत की जगह नाम मिलता है कर्नाटक, कि जैन धर्म को कर्नाटक में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को।
ये अपने अंतिम वर्षों में, जीवन काल के अंतिम वर्षों में 298 ईसा पूर्व है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, यहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम मिलता है चंद्रगिरी पहाड़ी। इस पहाड़ी पर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि क्या होती है? उपवास के द्वारा या कहें भूखे रहकर अपने प्राण त्याग देना संलेखना विधि कहलाती है। ये जो विधि है संलेखना विधि, ये जैन धर्म से संबंधित है। वैसे इस संलेखना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्य, इसके टुकड़े कर दो, प्लस लेखना। इसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना। अच्छाई का लेखा जोखा करना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो मालवा से लेकर मालवा, सौराष्ट्र, कहां तक फैला हुआ था? कर्नाटक। इस सौराष्ट्र में उसने एक झील बनवाई थी, सुदर्शन झील। तो क्वेश्चन ये आता कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था इस समय सौराष्ट्र में, जिसका नाम मिलता है पुष्यगुप्त। इस पुष्यगुप्त की देखरेख में ही सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। यह है काठियावाड़ में स्थित है, काठियावाड़ के गिरनार पर्वत के पास। एक इसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड, तो क्वेश्चन अगर आए कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया सर्वप्रथम, तो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यदि चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में नहीं होता है तो आएगा शेरशाह सूरी। क्योंकि शेरशाह सूरी ने इस रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। जीटी रोड को प्रारंभ में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भरे दरबार में घोषणा की थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद राजा कौन बनेगा? मेरा बेटा बिंदुसार बनेगा, जिसके बारे में हम कल चर्चा करते हैं।